बिहार में साल भर के अंदर चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव उससे पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी हाईकमान पर इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी तक नीतीश कुमार को इसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ या फिर उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रदर्शन से नीतीश कुमार बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में सभी चारों सीटें एनडीए को मिली थी और इसके लिए नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उपचुनाव ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है और अब लालू और तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बदलने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। अब सवर्ण वोटरों के भरोसे आरजेडी नहीं रहेगी, बल्कि जिस रणनीति से अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी को मात दी, उसी पर चलने की तैयारी बिहार आरजेडी ने भी कर ली है। तो क्या है आरजेडी का पीडीए प्लान? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों सीटों पर महागठबंधन हार गया। यह हार भले ही 4 सीटों पर मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस हार ने आरजेडी को संभलने का मौका भी दे दिया है। पार्टी के अंदर अब मंथन चल रहा है कि कैसे हालात को बदला जाए, कैसे ये अपने पक्ष में आएगा। वैसे तो बिहार में इस समय तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार से भी ज्यादा दिखाई दे रही है। खासतौर पर युवाओं में तेजस्वी का जादू अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बाद 4 सीटें फिसल जाना आरजेडी को परेशान कर रहा है। वैसे तो उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में स्थितियां बिल्कुल उलट होती हैं, लेकिन फिर भी आरजेडी ने इसके लिहाज से अब एक बड़ा सबक भी सीख लिया है और इसी के आधार पर विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सबसे पहली बात तो यह कि अब आरजेडी ने साफ कर दिया है कि लालू यादव ने जिस रणनीति से 15 साल तक बिहार में शासन किया था, उसी पर लौटा जाएगा। लेकिन इस बार सिर्फ माई या बाप समीकरण के सहारे नहीं रहा जाएगा, बल्कि अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को साधा जाएगा, यानी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित, जो कि बिहार में करीब 85% के करीब है। अगर यह समुदाय आरजेडी के हिस्से में आ जाता है तो एनडीए के लिए बिहार में कुछ भी नहीं बचेगा और आरजेडी आसानी से सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में महागठबंधन में ने जीत हासिल की है, उससे रणनीति में बिहार को भी वही रणनीति अपनाई जाएगी, तो बिहार को भी अपने पाले में किया जा सकता है, ऐसा मानना आरजेडी का है। आरजेडी अब सवर्ण वोट का मोह छोड़ने को बिल्कुल तैयार हो गई है। रामगढ़ में अपने बेटे को नहीं जिता पाने वाले जगदानंद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी होने लगी है। आरजेडी ने पूरी इसकी कोशिश शुरू कर दी है और पूर्व एमएलसी आजाद गांधी अब इसको लेकर आश्चर्य जताते हैं कि जगदानंद सिंह ने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर इस बात का दबाव बन रहा है कि अब वे तालमेल की राजनीति करने से परहेज करें। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की तरह कोई नया समीकरण बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी कॉम्बिनेशन के सहारे उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल की थी, यानी तेजस्वी यादव की राजनीतिक धारा अब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की हो सकती है। आरजेडी कोई भी समीकरण बनाए, मगर उसने लोकसभा चुनाव के समय से ही सवर्णों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। उसके कुल 23 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 ही सवर्ण उम्मीदवार थे। उनमें एक जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह थे, जो चुनाव जीत गए। आरजेडी के प्रति सवर्णों की नाराजगी भी रही है, खासतौर पर लालू यादव के समय उनकी तरफ से दिए गए नारे भूरा बाल साफ करो आह्वान के साथ ही सवर्णों ने आरजेडी से किनारा कर लिया था। फिर भी जगदानंद सिंह और अनंत सिंह जैसे कुछ सवर्ण नेता आरजेडी के साथ खड़े थे। अब जगदानंद सिंह को किनारे लगाने की तैयारी हो रही है, तो अनंत सिंह खुद ही किनारे होते दिखाई दे रहे हैं। उनके बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो जेडीयू में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह का दबाव इस समय आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव पर बनाया जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी पार्टी के पिछड़े, अति पिछड़े नेताओं की सलाह मान लेते हैं तो उन्हें सवर्ण वोटों का मोह त्यागना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी में तेजस्वी के करीबी नेताओं का जोर भी है। अगर जगदानंद सिंह से आरजेडी ने इस्तीफा ले लिया तो यह साफ हो जाएगा कि पार्टी नए समीकरण पर काम कर रही है। इस नए समीकरण में तब पिछड़े, अति पिछड़ों के अलावा मुस्लिम और दलित ही रह जाएंगे। जो अखिलेश यादव के पीडीए का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पर अब आरजेडी चलने को आतुर हो रही है। बदलाव सिर्फ आरजेडी में नहीं दिख रहा है, बल्कि बदलाव के संकेत अब जेडीयू में भी दिखाई देने लगे हैं और ये संकेत मिल रहे हैं ललन सिंह के बयानों से। दरअसल ललन सिंह के 2 बयानों की सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बिहार में हो रही है। अगर उससे ज्यादा चर्चा है कि ललन के बयान पर नीतीश कुमार की चुप्पी की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने जो कहा है उसके पीछे नीतीश का भी समर्थन है। वैसे भी ललन को नीतीश का करीबी माना जाता है। ललन ने सबसे पहले बयान दिया था संसद में,
लोकसभा में जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था तो ललन सिंह इसके पक्ष में जबरदस्त दलीलें दे रहे थे। ललन सिंह जब बोलने को खड़े हुए तो बीजेपी के अंदर चिंता दिख रही थी कि कहीं वो इस बिल का विरोध तो नहीं कर देंगे। लेकिन जब ललन ने बोलना शुरू किया तो जेडीयू के नेता आश्चर्य में दिख रहे थे, क्योंकि ललन वक्फ बिल के समर्थन में बीजेपी नेताओं से भी आगे निकलते दिखाई दे रहे थे। जेडीयू के अंदर से ललन सिंह के बयान का जबरदस्त विरोध भी देखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी। इसके बाद ललन को उनका दूसरा बयान आया, वो हाल ही में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक में सामने आया, जिसमें ललन ने कहा कि मुसलमान नीतीश कुमार का वोट नहीं है या फिर उनको वोट नहीं देते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। यह साफ मैसेज है कि बिना मुसलमानों के वोट के भी जेडीयू चुनाव जीत सकती है। इसके बाद यह भी कहा जाने लगा कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उनके लिए बीजेपी के साथ सामंजस्य बनाना भी आसान हो जाएगा, जो हिंदुत्व की राजनीति करती है। ऐसे ही में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सेकुलर राजनीति छोड़ने वाले हैं। ऐसा होता है तो फिर मुसलमानों के जिस वोट पर नीतीश कुमार दावा करते हैं वो सामने आ जाएगा। वैसे भी किस समुदाय का वोट किसे मिला है, इसका एक सैंपल तो जरूर सामने आ जाता है, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो हर बूथ का डाटा सामने आ जाता है, क्योंकि हर बूथ की सामाजिक संरचना अलग होती है और इस आधार पर राजनीतिक दल ये पता लगा लेते हैं कि किस समूह का वोट किस दल के हिस्से में गया है। आमतौर पर देश में मुस्लिम आबादी जिस हिस्से में होती है वहां बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट नहीं मिलते हैं। हाल ही में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी यही दिखाई दिया, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में भी यही दिखाई दिया। मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया और अब तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को पूरी ताकत से अपने पाले में लाने की तैयारी में जुट गए। दरअसल तेजस्वी यादव को यह लगने लगा है, ये आभास होने लगा है कि जिस कॉन्सेप्ट पर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी सीटों में इजाफा किया, उसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम विधानसभा चुनाव में चलेंगे, यानी पीडीए, अब इसका नया नाम तेजस्वी यादव क्या चयन करते हैं, आरजेडी क्या सोचती है अलग है, लेकिन उसी पीडीए पर काम करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इससे कितनी सफलता मिलेगी ये तो बिहार का विधानसभा चुनाव का नतीजा ही स्पष्ट करेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में अभी चुनाव होने हैं। दिल्ली में जनवरी के लास्ट तक जो है तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जनवरी शुरुआत से ही पहले 2 वीक में कहा जा रहा है। उसके बाद क्या स्थितियां दिल्ली में बनती हैं, दिल्ली के बाद फिर बिहार की जो रणनीति बनेगी उस पर अखिलेश यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव बैठेंगे। हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दे जिस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी, कि सवर्णों को साइड करना है और पीडीए गठबंधन बना के पीडीए का वोट अपने पाले में लेना है। धाकड़ न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। नमस्कार।